हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 11 समरूपता को स्टार्ट करेंगे। समरूपता जो हमारा चैप्टर है यानी सिमिलैरिटी के अंतर्गत हम इसमें जो प्रश्नमालाएं हैं वो 4 प्रकार की प्रश्नमाला है। कितनी प्रकार की? 4। पहली 11.1, दूसरी 11.2, 11.3 और 11.4। 4 प्रश्नमालाएं हैं यानी कि एक्सरसाइज हैं। आज के इस वीडियो में हम 11.1 को स्टार्ट करेंगे। 11.1 के अंतर्गत हम इसका बेसिक कंसेप्ट प्लस इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 2 चीज़ें करेंगे, बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चंस करेंगे। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में बताएं। अपने दोस्तों को शेयर करें कि इस चैनल के अंदर मैथ्स या फिर आप कह सकते हैं कि सभी क्लास 10 के सब्जेक्ट के वीडियोस आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 11.1 के बेसिक कंसेप्ट से। बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करते ही सबसे पहला जो प्रश्न हमारा बनता है वो होता है समरूपता कहते किसे हैं, यह समरूपता किसे कहते हैं। इसको समझाने से पहले या इसका उत्तर जानने से पहले मैं आपको कक्षा 9 में ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? कक्षा 9 में ले जाना चाहता हूँ। कक्षा 9 में हमने एक अध्याय पढ़ा था और अध्याय के अंदर हमने सर्वांगसम आकृतियों के विषय में पढ़ा था। किसके विषय में? सर्वांगसम आकृतियों के विषय में, यानी कि कॉन्ग्रुएंट शेप्स के विषय में हमने पढ़ा था। अब ये सर्वांगसम आकृतियाँ कहते किसे हैं वो भी हम जान लेते हैं, यानी कि समान आकार व समान माप की सभी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम आकृतियाँ। समान आकार एवं समान माप की सभी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। इसे ही हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। इतना समझ में आया? अब सर्वांगसम आकृतियों के अंतर्गत इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ध्यान दीजिए, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर दूसरा, समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम। क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। इसी प्रकार समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। आशा करता हूँ कक्षा 9 की सर्वांगसम आकृतियों की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी सरलता से अपनी समरूपता कहते किसे हैं इसके स्टेप पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि समरूपता कहते किसे हैं। इसको सिर्फ एक वर्ड में ध्यान दीजिए, एक वर्ड आपको अपने माइंड में फिट करना है समरूपता के लिए, वो है आपके बनावट। क्या होती है? बनावट या आकार। इस बनावट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको कुछ आकृतियाँ देता हूँ, जैसे आकृति दे रखी है आपको, पहली, दूसरी, तीसरी, ये आकृतियाँ हैं। अब मैं इन आकृतियों में सबसे पहली आकृति पे आपको ध्यान अपना केंद्रित करने के लिए कहूँगा। पूरा ध्यान अपनी आकृति 1 पर ध्यान केंद्रित करिए और मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ कि सर्वांगसम क्या ये जो आकृतियाँ ये सर्वांगसम हैं? क्या ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? हमने सर्वांगसम आकृतियों के विषय में 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी थी कि उनके समान आकार की, यानी एक वृत्त आपको दे रखा है और दूसरा भी वो वृत्त है तो वो समान आकार हो गया। ठीक है, और दूसरी थी समान माप, यानी कि जो पहला वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वही यदि त्रिज्या दूसरे वृत्त की है तो वह आकृति क्या कहलाएगी? सर्वांगसम आकृति कहलाएगी। यही थी सर्वांगसम आकृति की प्रॉपर्टी। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या चित्र 1 में आपको दिख रहा है कि ये एक सर्वांगसम आकृति है? क्या ये एक सर्वांगसम आकृति है? तो निसंदेह रूप से आप मुझे जवाब दे देंगे कि नहीं, ये सर्वांगसम आकृति नहीं है। किस बेस या किस आधार पे आप मुझे ये बोलेंगे, या किस आधार पर आप ये उत्तर देंगे कि ये सर्वांगसम आकृति नहीं है?
आप आधार पे देंगे दो बातों की, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कौन सी पढ़ी थी? पहली थी समान आकार और समान माप की। इस चित्र में, इस वृत्त के चित्र में समान आकार की बात जो है, समान आकार की जो बात है वो तो निश्चित ही रूप से सही हो रही है, लेकिन जब हम समान माप की बात करते हैं तो इनकी अलग अलग त्रिज्याएं हमारे को इस बात का फैसला करने में थोड़ा असमर्थ करती हैं, या हम इस बात का फैसला नहीं ले पाते कि ये समान माप की हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इन सभी की जो त्रिज्या हैं वह असमान है। इसलिए समान माप की बात यहाँ गलत होती है, इसलिए सर्वांगसम आकृति यह नहीं है। लेकिन यदि मैं बात करूँ ये एक समरूप आकृति है, यदि मैं बात करूँ ये एक समरूप आकृति है, तो आप बोल देंगे कि हाँ ये समरूप आकृति है। क्यों बोलेंगे? इसका भी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? समान आकार की, ठीक है ना, समान बनावट की। जो इसकी बनावट है, इन वृत्तों की जो बनावट है, एक वृत्त का दूसरे वृत्त से आप कंपैरिजन करेंगे तो वो वृत्त ही है, ठीक है ना। तो इनकी समान जो आकार है, इनकी जो समान बनावट है, वही क्या कहलाएगी? समरूप। तो ये जो आकृतियाँ हैं वर्ग की और समबाहु त्रिभुज की, ये सभी कैसी आकृतियाँ हैं? समरूप आकृतियाँ। जो हमने वृत्त पहले में लगाया वही वर्ग 2 में हो जाएगा, जो स्क्वायर है उसमें भी यही लगेगी कंसेप्ट, और जो 3 समबाहु त्रिभुज है इसके अंदर भी यही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। इतनी सारी बातों में हमने क्या सीखा, इसका निष्कर्ष क्या निकला? जो अभी हमने सीखा सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृतियों में हमने अंतर देखा, इसका निष्कर्ष क्या निकला? अब हम निष्कर्ष देखेंगे। अब हम इसका देखेंगे समान आकार निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष में हम क्या देखेंगे कि हमने सर्वांगसम आकृतियाँ कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप आकृति हो सकती हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम आकृतियाँ हो यह निश्चित नहीं है। यह निष्कर्ष निकला इससे। सर्वांगसम आकृतियों की 2 प्रॉपर्टी हमने देखी, समान आकार और समान माप, ठीक है। लेकिन समरूप आकृति की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी, वो है समान आकार। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि बड़े में छोटा आ सकता है, बड़े डिब्बे में छोटा डिब्बा आ सकता है, लेकिन छोटे डिब्बे में बड़ा डिब्बा नहीं आ सकता। अर्थात बड़ा डिब्बा है यहाँ पर क्या है? सर्वांगसम आकृतियाँ, है ना। सर्वांगसम आकृतियों के अंदर समरूप आकृतियाँ आ सकती हैं, ठीक है। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम आकृतियाँ हों ये निश्चित नहीं है। समझ में आया? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक बहुभुज पे। क्या चलेंगे? बहुभुज। बहुभुज को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पॉलीगॉन। क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। तो जब मैं बहुभुज का नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में सिर्फ एक आकृति का नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। बहुभुज के हमें प्रकार पता होने चाहिए कि बहुभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ पॉलीगॉन जानेंगे। टाइप ऑफ पॉलीगॉन जानेंगे कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में ट्रायंगल आता है यानी त्रिभुज आता है, क्वाड्रिलेटर यानी चतुष्फलक जिसके 4 भुजाएं हो, पेंटागन यानी जिसकी 5 भुजाएं हैं, पंचभुज, हेक्सागन यानी षटभुज, हेप्टागन यानी सप्तभुज, ऑक्टागन यानी अष्टभुज, नॉनागन यानी नवभुज और डेकागन यानी 10 भुज। ये टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन है। अब यहाँ पर ये सब सिंगल है, लेकिन जब हम क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे आकार आते हैं, बहुत सारी शेप्स आते हैं, उनके भी हम देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में सबसे पहला आता है स्क्वायर यानी वर्ग, फिर सेकेंड आता है रेक्टेंगल यानी आयत, पैरेललोग्राम तीसरा यानी समांतर चतुर्भुज, रोहम्बस यानी समचतुर्भुज, काइट यानी पतंग और ट्रेपीजियम यानी समलम चतुर्भुज आते हैं। इन सभी आकारों का हमें भली भांति रूप से ज्ञात होने चाहिए, सब पता होने चाहिए कि बहुभुज के कितने प्रकार होते हैं और बहुभुज के अंदर भी क्वाड्रिलेटर के कितने प्रकार होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब भी मैं बहुभुज की बात करूं या जब भी मैं बोलूं दो बहुभुज जब मैं बोलूं तो वो 2 ट्राइंगल हो सकते हैं, 2 क्वाड्रिलेटर हो सकते हैं, 2 पेंटागन हो सकते हैं और 2 हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉन और डेका दोनों कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है।
अब हम मुख्य तौर पे बात करेंगे बहुभुज के अंदर समरूपता की, कि जब दो बहुभुज समरूप कब होते हैं। दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? तो दो बहुभुज समरूप तभी होते हैं जब उनमें ये प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। पहली प्रॉपर्टी लगेगी, इनके सभी संगत कोण बराबर हो, ठीक है, इनके सभी संगत कोण बराबर हो। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगेगी, इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे ये दो बहुभुज हैं, पहला बहुभुज यानी पहला चतुर्भुज जो है वो है PQRS और दूसरा चतुर्भुज है ABCD। तो अब हम इनकी संगत कोण और संगत भुजाओं के अनुपातों की तुलना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कोण A बराबर कोण P है क्या? देखिए हाँ है, 115 डिग्री और 115 डिग्री। अब कोण B बराबर कोण Q है क्या? हाँ ये भी है। अब हम देखेंगे कोण C बराबर कोण R है क्या? हाँ ये भी बराबर है। और अब हम देखेंगे कोण D बराबर कोण S है क्या? तो ये भी बराबर है। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी यानी सभी संगत कोणों की जो बात है वो तो हमारे सामने क्लियर हो रही है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी संगत भुजाओं की। तो संगत भुजाएं यानी राइट हैंड से स्टार्ट कीजिए, AB/PQ। AB/PQ का जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1/2। BC/QR का अनुपात क्या आ रहा है? 1/2। और इसी प्रकार CD/RS का अनुपात क्या आ रहा है? 1/2। और इसी प्रकार SP और DA का अनुपात क्या आ रहा है? 1/2। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो ये बात भी हमारी क्या हो रही है? सिद्ध हो रही है। दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारे दोनों बहुभुजों में लग रही है। इसका मतलब ये जो चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS है परस्पर क्या है? समरूप हैं। क्या है? परस्पर समरूप है। ध्यान दीजिए, दो बहुभुज समरूप तभी होंगे जब उनमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। दोनों में से यदि एक प्रॉपर्टी लग रही है तो भी वह समरूप नहीं कहलाएगा, समरूप नहीं कहलाएगा, ठीक है, यानी सिमिलर नहीं होगा। ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट, हमने क्लियर कर लिया 11.1 का पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब आपने क्या सीखा, हमने आपको क्या सिखाया, इसकी जांच करने के लिए हम प्रश्नमाला 11.1 को देखेंगे। तो चलिए 11.1 प्रश्नमाला, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न आता है सभी वृत्त डैश होते हैं। मैंने आपको बताया था सभी वृत्त क्या होते हैं, बताइए। यदि आपको आता है तो आप लिखना कि मुझे आता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, हमने पढ़ा था। और सभी वर्ग डैश होते हैं, सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से? ये पूछ रहा है सभी डैश त्रिभुज। डैश त्रिभुज यानी कौन सा त्रिभुज? हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चौथा प्रश्न है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी? उनके संगत कोण बराबर हो। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी? उनके संगत भुजाओं के अनुपात समान हो, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, निम्न कथन में सत्य व असत्य बताइए। तो दो सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं। हाँ, हमने पढ़ा बड़े में छोटा आ सकता है, बड़े में छोटा आ सकता है। बड़ा बराबर क्या हमने माना? सर्वांग सम आकृतियाँ, और छोटा बराबर हमने माना समरूप आकृतियाँ। तो बड़े में छोटा आ सकता है मतलब सर्वांग सम आकृतियों में समरूप आ सकता है, ये कथन सत्य है। लेकिन सेकंड है दो समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम होती हैं, छोटे में बड़ा नहीं आ सकता। अब समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम हो सकती हैं क्या? कतई नहीं हो सकती, इसलिए ये कथन असत्य है। तीसरा प्रश्न, दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं नहीं, संगत भुजाएं हाँ हमने पढ़ा है। दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? जब उनमें दो प्रॉपर्टी हो, पहली इनके संगत कोण बराबर हो और इनकी दूसरी संगत भुज समानुपाती हो। लेकिन जब होते हैं जब ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो रही हो, जब दोनों प्रॉपर्टीज लग रही हो तभी होते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी दे रखी यानी कि ये कथन
अवश्य ही रूप से असत्य है। अब चौथा प्रश्न है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपात हो, मतलब उनके अनुपात जो है वो समान हो एवं संगत कोण जो है वो भी सब बराबर हो, तो ऐसी जो आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियाँ। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज इसमें लग रही हैं। अब पांचवी है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर भी एक ही प्रॉपर्टी लग रही है, जबकि हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक संगत कोण की, संगत कोण बराबर हों, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी संगत भुजाओं की। ठीक है, इसका मतलब ये कथन भी गलत है। अब तीसरा प्रश्न है, समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। समरूप आकृतियों, हमने अपने बेसिक कंसेप्ट में 3 आकृतियाँ पढ़ी थी, पहला वृत्त, दूसरा वर्ग और तीसरा समबाहु त्रिभुज। तो इन तीनों में से आप कोई से भी आकृति बना सकते हैं। ठीक है, आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम 11.2 के बेसिक कंसेप्ट हो सके तो कुछ क्वेश्चनों को भी करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनको भी शिक्षा ग्रहण करने का मौका दें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस।